पिछले अगर 15 से 20 दिन की हम न्यूज स्टोरीज देखें तो एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और रिपीटिंग चीज नजर आ रही है। वो है देश के अंदर कई एयरपोर्ट्स के बाहर जो रूफ होती है उसका कोलैप्स होना। दिल्ली के अंदर जो रूफ कोलैप्स हुई उसके अंदर ह्यूमन लॉस भी हमें सफर करना पड़ा। लेकिन सिर्फ दिल्ली में ये चीज नहीं हुई थी, राजकोट, जबलपुर और बहुत रिसेंटली गुवाहाटी के अंदर भी ये चीज देखने को मिली। ये जब होने लगा था तो मेरे मन में भी सवाल आया कि ये इतना ज्यादा रिपीटेबल क्यों हो रहा है। और इसके लिए मैंने मिस्टर ओमकार दलाल जो कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और ये जो टेस्टिंग्स वगैरह होती है किसी स्ट्रक्चर को बनाने के पहले उसके अंदर एक एक्सपीरियंस रखते हैं, उनसे बात की और कुछ थियरीज मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि ये फेलियर्स हमें क्यों देखने मिले। दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ, अभी तक कोई भी फोरेंसिक या फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है तो हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। जो वीडियो सरफेस हुई क्रैशेस या एक्सीडेंट्स के पहले, एक्सीडेंट्स के बाद, ये सब चीजें देखने के बाद में जो कुछ हमें यहाँ पर अजम्पशंस मिलते हैं उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो शुरू करते हैं राजकोट और जबलपुर से, क्योंकि यहाँ पे जो रूफ डिजाइन था वो सिमिलर था। यहाँ पे जो रूफ इस्तेमाल की गई थी उसे मेम्ब्रेन रूफ कहते हैं। मेम्ब्रेन रूफ इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल कपड़े के जैसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्ट्रेच किया जाता है स्टील मेंबर्स के ऊपर और ये रूफ बनती है। ये कई जगहों पर देश के अंदर इस्तेमाल होती है, पार्किंग लॉट्स में, मॉल्स में, और ये काफी ज्यादा कॉमन तरीका है रूफ्स बनाने का। यहाँ पे कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता एज रूफ, एक फैब्रिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। राजकोट और जबलपुर के एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे। इनफैक्ट राजकोट के अंदर तो सिर्फ जो है टेक्सटाइल फट के नीचे गिरा था। जबलपुर पे एक्सीडेंट के अंदर हालांकि कुछ मेंबर भी गिरे थे। अब यहाँ पे फेलियर कैसे आया होगा? अगर वीडियोस को देखें तो ये दिख रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही थी। प्रोबेबिलिटी ये है कि जो ड्रेनेज डिजाइन किया गया था पानी को निकालने के लिए वो ओवरवेल्म हो गया। जिस डिजाइन से उसे बनाया गया था, जितने पानी को हैंडल करने के हिसाब से, वो सरपास हो गया, जिसके वजह से पानी जमा होने लगा। पानी के आगमन का रेट उसके निकास के रेट से ज्यादा था। इसके कारण पानी जो बहुत हैवी होता है उसका वेट इन रूफ के ऊपर बढ़ता गया और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट लोड ठीक से ट्रांसफर नहीं हो पाया। ये जो मेंबर रूफ होती है ये टेंशन या खिंचाव का इस्तेमाल करती है रूफ के अलग अलग मेंबर्स में लोड ट्रांसफर करने के लिए, और ओवरलोड ऑफ वाटर की वजह से ये रूफ कोलैप्स हो गई। इसके बाद में ये हो सकता है जबलपुर के केस में कि जब रूफ कोलैप्स हो जाती है अचानक से, तो जो रूफ स्ट्रक्चर बना होता है वो पूरे के पूरे लोड को इवनली लेकर फिर नीचे जो मेन फाउंडेशन है वहां तक पहुंचाने के हिसाब से बना होता है, और अचानक ऐसा कोई ब्रेकेज हो जाता है, लोड अचानक से कम ज्यादा हो जाता है, तो मेंबर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा कम टाइम में अचानक से लोड आ सकता है और उस फेलियर की वजह से जबलपुर वाला रूफ गिरने की संभावना है। लेकिन दिल्ली जो सबसे मेजर कोलैप्स था उसकी कहानी पूरी तरीके से अलग है और उसको प्रिडिक्ट करना भी सबसे ज्यादा मुश्किल है। दिल्ली एयरपोर्ट की रूफ कोलैप्स की अगर हम कहानी देखें तो यहाँ पर रूफ कोलैप्स के कुछ घंटे पहले ही ट्विटर पे मिसेस भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट किया था। इस वीडियो के अंदर क्लियरली हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा पानी किसी वाटरफॉल की तरह गिर रहा है। अगर दिल्ली के इस रूफ को देखें तो ये कोई मेम्ब्रेन रूफ नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चरल रूफ ये है। और इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर दो लेयर्स होते हैं। जो सबसे ऊपरी लेयर होता है जो मेन छत होती है वो कोरियोगेटेड शीट्स ऑफ रूफ से बना होता है और उसके नीचे ऑब्वियसली एक बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है कि नीचे का रूफ जो है वो थोड़ा अलग होता है। ये हो सकता है इस सिचुएशन में कि इस कोरियोगेटेड रूफ के स्ट्रक्चर के अंदर कोई लीकेज हुआ हो बड़ा सा और वो लीक्ड पानी धीरे धीरे नीचे का जो ये बॉक्स वाला स्ट्रक्चर है वहां पर जमा होना शुरू हो गया। अब पानी को जो रास्ता मिलता है बाहर निकलने के लिए वहां से वो निकलेगा और इसके लिए इस वीडियो के अंदर हमें क्लियरली दिख रहा है कि पानी एक वाटरफॉल की तरह बह रहा है, यानी ऊपर के रूफ के अंदर से पानी निचले वाले बॉक्स में पहुंचा था। अब उसकी वजह से ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा पानी का लोड इस अंदरूनी स्ट्रक्चर में बन गया और फाइनली ये वेट जब हैंडल नहीं कर पाया तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो गया। अब इसके अंदर यही जो सेम एयरपोर्ट है इसकी सेकेंडली थ्योरी ये भी हो सकती है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर ही इश्यूज थे और ये तीनों एयरपोर्ट्स के लिए वैसे हम लागू कर सकते हैं। अब डिजाइन में क्या इश्यूज होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले जब भी कोई डिजाइन होता है किसी भी इस तरीके के स्ट्रक्चर का तो लॉन्ग टर्म लोड को कंसिडर किया जाता है। पूरे की पूरी जो स्ट्रक्चर की लाइफ होगी, यानी अगर 100 साल के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है तो 100 साल में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस, उस जियोग्राफी के अंदर आने वाली चीजें, उस स्ट्रक्चर का किस तरीके से इस्तेमाल होगा, सब कुछ जो है चेक करने के बाद में एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ में उसको डिजाइन किया जाता
जाता है। और हमारे देश के अंदर ये जो डिजाइन स्टैंडर्ड्स है इसके लिए BIS कोड अवेलेबल है। पिछले कुछ समय में देखने को मिला है कि भारत के अंदर जो वेदर पैटर्न्स है वो बहुत हेवीली चेंज हो रहे हैं। हम इजीली आज के डेट में कह रहे हैं कि दिल्ली में देखो कितनी आसानी से फ्लड्स आ गई, पिछले साल बेंगलुरु में फ्लड्स आई थी। लेकिन अगर हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें तो दिल्ली के अंदर पिछले 88 ईयर्स में 200 mm बारिश अचानक से एक दिन में देखने भी नहीं मिली थी। सिमिलर चीज बेंगलुरु के लिए भी थी। और ये जो अब्रप्ट वेदर पैटर्न्स है इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है देश के कई इलाकों के अंदर। और ऐसे वेदर पैटर्न्स के हिसाब से डिजाइन के टाइम पे चीजें मिस आउट हो जाना एक पॉसिबिलिटी है। अगर किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया 100 साल में एक बार आने वाले इवेंट के हिसाब से और वो इवेंट 10 बार आ जाए 2 साल में, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर का डिजाइन उस हिसाब से बना ही नहीं था। अब एग्जैक्टली क्या डिजाइन था, कैसा था, इसके बारे में हम ज्यादा अभी के अभी कमेंट नहीं कर सकते। ये सब फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट्स में ही पता चलेगा। हो सकता है कि मैं पूरी तरीके से गलत भी यहाँ पे रहूँ। और यहाँ पे सेकंड जो लोग थ्योरी दे रहे हैं वो है पुअर मटेरियल्स के इस्तेमाल का। अब देखो जो दिल्ली का जो स्ट्रक्चर था या बाकी स्ट्रक्चर भी वहाँ पे स्टील मेंबर्स का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे मटेरियल के अंदर धांधली होने की संभावना कम होती है क्योंकि जनरली ये बहुत बड़े बड़े जो काइंड ऑफ फैक्ट्रीज होती है जो काफी बड़े ब्रांड्स एंड कंपनीज के द्वारा ओन की जाती है वहां से बनकर ही आते हैं। कोई भी जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना लोहा गला के नहीं बनाता और इसीलिए स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मेंटेन होते हैं। और इसलिए स्टील मेंबर्स के अंदर कुछ मटेरियल का इशू होना इतना कॉमन नहीं है। हालांकि कंक्रीट के अंदर बहुत इजीली चीजें गड़बड़ की जा सकती है और होती भी है देश के कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन स्टील के अंदर ये चीज होना बहुत मुश्किल है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। इनफैक्ट वीडियो बनाते बनाते ही गुवाहाटी के एयरपोर्ट के अंदर जो कोलैप्स हुआ था वो भी वीडियोस के थ्रू देखने मिला। प्रोबेबिलिटी ये है कि इस सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसके बाद में हमें एक मेजर चेंज और शिफ्ट नजर आएगा डिजाइंस के अंदर, किस तरीके से एयरपोर्ट रूट्स वगैरह बनाई जाती है और जो अभी एग्जिस्टिंग रूट्स है उनके भी ऑडिट्स जो है वो तेजी से किए जाएंगे और कोई अगर कमी निकल कर आती है तो उनको एड्रेस किया जाएगा। मैं इस वीडियो के अंदर ओमकार दलाल को जो है वो एक थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सिचुएशन काफी अच्छे से एक्सप्लेन की, काफी ज्यादा स्टडी करके बताया। और आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।